वेलकम स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना क्लास 12th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लगाने जा रहे हैं। अभी जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, जिससे कि हमारा जो एक पूरा बेस है वो क्लियर हो चुका है। उस पर हम क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमारा चैप्टर जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपनी साइड बुक से अपने न्यूमेरिकल्स जो है वो और ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस के लिए लगाते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट हमसे एनसीईआरटी में पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दो चार्जेस है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। इस चार्ज की जो वैल्यू है वो आपकी है 2 × 10⁻⁷ कूलम और इस चार्ज की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ कूलम। और ये दोनों एक दूसरे के बीच में कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं। डेट मीन्स आपको यहाँ पर डी भी दे रहा है, यानी कि आर भी दे रहा है, आपको Q1 भी दे रहा है, Q2 भी दे रहा है और आपसे फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। तो बस इसी को पुट करना है, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R²। सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए हमारे पास देखते हैं कूलम में सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। और देन हम बस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब फॉर्मूले में पुट करना है हमें 1/4πε0 की पूरी की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है और आपको यहाँ पे Q1 Q2 दिया ही हुआ है। नीचे हमने R² यानी 0.3 का स्क्वायर रखा है। इसको सॉल्व करेंगे 6 × 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा आंसर। और यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है, थे ना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यानी आपसे देखिए अभी आधा क्वेश्चन है, कह रहा है पहले आपसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, कोई फोर्स आपका लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, दो चार्जेस पर। एक 0.4 माइक्रोकूलम है और दूसरा -0.8 माइक्रोकूलम। यानी Q1 आपको दे रहा है 0.4, Q2 दे रहा है आपको -0.8 और आपको फोर्स कह रहा है कि F दे रहा है 0.2 N। देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है हमसे। तो पहले लिख लेते हैं हमसे क्या क्या दिया हुआ था। Q1 हमें दिया हुआ था हमारा 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 हमें दिया हुआ था -0.8 माइक्रोकूलम और साथ ही साथ आपको जो F दे रहा था वो कितना दिया था, 0.2 न्यूटन। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। डिस्टेंस पूछ नहीं, R पूछ रहा है। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, R निकाल लेंगे। माइक्रोकूलम में यानी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको वहाँ पे भी कहा था थ्योरी पढ़ाते समय भी कि फॉर्मूले में हम लोग Q1 Q2 की वैल्यू में माइनस नहीं रखते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, उसका साइन नहीं रखते। साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। हम इनकी वैल्यूज रखते हैं। तो F की जगह हम रखेंगे 0.2 न्यूटन, तो 0.2 रख देंगे। Q1 की जगह रखेंगे 0.4 × 10⁻⁶ और Q2 की जगह रखेंगे 0.8 × 10⁻⁶ और 1/4πε0 पूरा 9 × 10⁹ होता है। R² की जगह हमारे पास नहीं पता तो R² को R² ही रहने देंगे, या हम इसको इस तरह से क्वेश्चन को घुमा भी सकते हैं। इस तरह से किया और हमने देखा R² जो आएगा वो कितना आएगा, 144 × 10⁻⁴। हमें पता है 144 जो है 12 का स्क्वायर रूट होता है और 12 का होता है और 10⁻⁴ 10⁻² हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, 12 × 10⁻² जो हो जाएगा आपका मीटर। अब 12 × 10⁻² को हम लोग 0.12 मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ही हो गया आपका आंसर। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ये तो हमारा हो गया, पूछ रहा है कि ये तो पहला फोर्स हमें दिया 0.2 न्यूटन। अब कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर। अब पहले वाले पर दूसरे वाले के कारण ये फोर्स लग रहा था, ये F12 लग रहा था कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब यहाँ पूछ रहा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी F21 हमसे पूछ रहा है कि F21 बताइए कितना होगा। तो हमें पता है कि न्यूटन क्या कहता है कि अगर आपका न्यूटन के लॉ से ही ये था कि F21 जो होता है वो F12 के बराबर होता है। तो इसका मतलब जितना फोर्स ये आया है, ये जो आपका है ये क्या था, आपका F12 था। तो जितना F12 आया है सेम उतना ही F21 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर इज 0.12 मीटर। बोथ द स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम force according to Newton's third law, therefore the force on the second sphere due to the first is 0.2 न्यूटन। दूसरा वाला भी उतना ही होगा। क्लियर हो रहा है।
चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपका मैं करवा ही चुकी हूँ, आप नोट्स में देखना, आपका मैंने एग्जाम्पल में ही करवाया था। आपसे पूछा चेक दैट द रेशियो KE² डिवाइडेड बाय GME/MP इज डायमेंशनलेस। You look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? यानी आपसे कह रहा है कि जो रेशियो होता है KE², ये क्या है आपका, ये कुछ इस टाइप से के का मतलब हो गया 1/4πε0, E² यानी Q1 Q2 यानी E का स्क्वायर, GME, G हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन। अब इनकी जो वैल्यूज़ आप रखोगे यहाँ पर देखो कि पूरा एक डायमेंशन लेस होता है, डैट मीन्स कि इनकी डायमेंशन रख के देखते हैं। तो यूनिट हमारी जो होती है सब रख देते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर Kg-2, ME और MP की हो गई किलोग्राम यानी किलोग्राम का स्क्वायर हो गया। आप इसकी सारी वैल्यूज़ अगर रख के देखो तो आप देखोगे कि ये डायमेंशन लेस आएगा। डायमेंशन लेस कैसे आएगा, सारी जो वैल्यूज जैसे यहाँ पे K है तो K जो है हमारा वो कॉन्स्टेंट है तो उसकी कोई वैल्यू तो होगी नहीं। इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, कूलम स्क्वायर है, तो यानी जो इसका चार्ज होगा वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि आपका कूलम स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका जो G है वो कितना है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम जब यहाँ पे देखिए वैल्यू रख के देखेंगे, यहाँ पे मैं करा हुआ है मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ये किसकी वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, K की वैल्यू यहाँ पे देखिए हमारा एप्सिलॉन 0 जो है K इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1/4πε0, जहाँ पे हमें पता है एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होती है वो कितनी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 हो जाएगी। ये C² यानी कूलम की यानी E² की वैल्यू हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर Kg-2 ये हो गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की Kg हो गई। इन सबको आप सॉल्व करोगे देखोगे ये कट के आपका कुछ भी नहीं आएगा, नहीं 1 आ जाएगा, डेट मीन्स की इसकी डायमेंशन कुछ नहीं आएगी तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो की वैल्यू निकालिए। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सारे फॉर्मूलेस में सबकी वैल्यू पुट कर देते। K की 9 × 10⁻9 होती है। E जो होता है उसका चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19, दोनों इलेक्ट्रॉन यानी स्क्वायर हो जाएगा। G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31, ठीक है, और ये होता है 1.67 × 10⁻22 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी कुछ इस तरह से आएगा इसका आंसर, यानी 2.3 आपका आएगा यहाँ पर इसको ये रखना, लगभग आपका जो 10⁻39 के लगभग आएगा। तो वो दिस द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन देम कांस्टेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट आपसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। पूछ रहा है कि बताइए इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी बॉडी का वो क्वांटाइज होता है। आप याद करिए मैंने कहा था क्वांटाइज का मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक वे में रखना, यानी कि हमारा जो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज होता है 1e, 2 है तो यानी एक चार्ज है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो 1e के बराबर होता है। उसके बाद जो हमारे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, चार्जेस जो होते हैं वो हमारे इंटीग्रल फॉर्म में होते हैं। तो यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर बॉडी इज क्वांटाइज, दिस मीन्स दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव ट्रांसफर। यानी क्या याद करिए Q इज इक्वल्स टू N ही किया था ना हमने कि N ही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1/2 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता। तो टू द अदर तो चार्जेस आर नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शन, कभी भी चार्जेस को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं ट्रांसफर करेंगे। हैंस अ बॉडी पॉजेस टोटल चार्ज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ बॉडी जो होती है क्वांटाइज, यानी जो हमने वहाँ पे आपको लिखाया था ना कि चार्ज ऑफ बॉडी जो होती है क्वांटाइज होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो चार्ज ऑफ बॉडी क्वांटाइज होती है कि क्वांटाइज का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक वे में एक इंटीग्रल फॉर्म में लिखी जाती है। और हमें पता है कि चार्जेस जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में कभी भी एक से दूसरे में नहीं जाएंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो 2 जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन तो कभी ट्रांसफर होगा नहीं कि दोनों में आधा इलेक्ट्रॉन या 1/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो इस वजह से हमारा जो है वो पूरा इंटीग्रल वैल्यू जाती है, हम कहेंगे कि हमारे चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं। वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। अब देखिए क्योंकि आपसे बोल रहा है कि जब हम क्वांटाइजेशन को नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं जब हम मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल पे बात करते हैं। जब बड़े लेवल पे हम चार्जेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है वहाँ पर हम लोग 50 इलेक्ट्रॉन, 60 इलेक्ट्रॉन या 1000 इलेक्ट्रॉन या 10⁻23 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्वांटाइजेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि क्वांटाइजेशन जो है हमारा या इसकी लिमिटेशन क्या है, ये सब हमारा जो वर्क करता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वर्क करता है। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं,
हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्जेस जो होते हैं, द नंबर ऑफ चार्जेस आर ह्यूज एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, हैंस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ नो यूज ऑन माइक्रोस्कोप लेवल। अब क्योंकि आपका जितना तो चार्ज की वैल्यू नहीं होती, 1.6 × 10⁻⁻19 तो वैल्यू ही होती है, और उसके बाद जो उसकी चार्जेस के नंबर होते हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनका कोई कंपेयर नहीं हो पाता है, इसलिए इट इज़ इग्नोर एंड इट इज़ कंसिडर्ड एट इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉन्टीन्यूस। तो इसलिए हमने क्या कहा, देखिए आपने देखा भी था कि हमने जब हमने फोर्स की बात कर रहे थे, यानी कूलम फोर्स की बात कर तो पॉइंट चार्ज ले रहे थे। जब चार्जेस हमारे पास खूब ढेर सारे हो गए थे तो हम लोग फिर उसके पॉइंट चार्ज की बात ना करके हमने उसको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। यानी जब चार्ज हमारे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाते हैं तो उस समय हमारे पास चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो कंटिन्यूसली आपका बिहेवियर शो करने लग जाते हैं, तब वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेवियर शो नहीं करते, क्योंकि पॉइंट चार्ज का मतलब छोटा चार्ज और इसका मतलब तो बड़ा चार्ज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन अ ग्लास रॉड, ये आपका देखिए पहला वाला था जो मैंने आपको पहला इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे थे तो दोनों पे चार्ज आ गया था। सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडी, और यही फिनोमेना और भी चीज़ों से आया था। तो एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज। इसको बताइए कि ये जो आपका ये प्रैक्टिकल था, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इससे कैसे हमें पता चलता है कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। तो इसके लिए हम देखिए क्या किया था, ये आपको मैं समझा चुकी हूँ, यहाँ पे आंसर से के थ्रू एक बार फिर से बता देती हूँ कि रबिंग प्रोड्यूसेस चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर ऑन द टू बॉडी। जब हम रब करते हैं किसी चीज़ को तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी बॉडी में, यानी कि हमने यहाँ पे हैंड से रब किया तो इससे कुछ चार्जेस जो है हमारे हैंड पे चले गए। तो इस तरह से क्या होता है कि हम दो इसमें चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है, और चार्जेस जो होते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होते हैं, यानी कि अगर इसमें 2 कूलम इसमें गया तो 2 कूलम अगर प्लस चार्ज में जाएगा तो इसमें से 2 कूलम माइनस चार्ज आपका हमारे हैंड पर आएगा, ठीक है। तो बिकॉज चार्जेस क्रिएटेड इन पेयर, दिस फिनोमेना ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस तरह की हमको क्या बोलते हैं, इसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको रगड़ के रब करके किया। द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ टू रब बॉडी इज 0, और जो नेट चार्ज होता है क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट चार्ज 0 होता है। दिस बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज एनिहिलेट ईच अदर। अब देखिए जब आपका ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, यानी ये आपकी पेन हो गई यानी ग्लास रॉड हो गई, और इसको आपने सिल्क के क्लॉथ से रब किया तो दोनों पे इक्वल चार्ज हो जाते हैं। जब इक्वल चार्ज हो जाता है तो दोनों को, यानी इसमें +2 है तो इसमें -2, जब दोनों को प्लस करेंगे नेट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। और कंजर्वेशन ऑफ मास भी हमें क्या कहता है, कंजर्वेशन चार्ज भी क्या कहता है कि जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, हमारा टोटल चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो वही हमारा क्या हो गया, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद अ सिल्क क्लॉथ अपोजिट नेचर चार्ज अपीयर ऑन बोथ द बॉडीज। दिस फिनोमेना इज इन कंसिस्टेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडी, और यही हमारा फिनोमेना और भी बॉडीज के साथ में वर्क करता है। चलिए फिर आते हैं 6th क्वेश्चन पे। ये मैं आपको एज इट इज़ इस क्वेश्चन को मैं समझा चुकी हूँ। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, जब मैं आपको कूलम फोर्स की न्यूमेरिकल करवा रही थी तो वहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली वहाँ से जाके पढ़ लेना। ये आपका सेम वही क्वेश्चन है कि आपके पास अगर इस तरह से जो एक स्क्वायर दे दिया हुआ है, यानी 4 पॉइंट चार्जेस दे दिए गए हैं जो कि लोकेटेड है कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे इतनी डिस्टेंस पे, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर पे जो है, सेंटर पे कितना चार्ज होगा, और आपको पता भी है कि अगर यहाँ पे 2 है, ये 2 है आपका, ये -5 ये -5 है, अपोजिट चार्जेस हमारे अपोजिट चार्जेस देखिए इक्वल हैं, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये भी एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, और इस तरह से सेंटर पे जो चार्ज आएगा, सेंटर वाला चार्ज क्या होगा हमारा 0। तो इसका आंसर तो सिंपली हमारा 0 हो जाएगा। बाकी सॉल्व कैसे करना है वो मैंने वहाँ भी समझाया था आपको, बाकी एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेना तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं, हमने फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, वो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं, यानी वो कभी भी किसी में कट नहीं होती हैं, बीच में ब्रेक नहीं होता। तो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व बिकॉज अ चार्ज एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूअस फोर्स, क्योंकि चार्ज को कंटिन्यूसली एक फोर्स मिलता रहता है। तो फोर्स व्हेन ट्रेवलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब हमारी चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वर्क करते हैं तो उनके ऊपर कंटिन्यूसली उनको एक चार्ज मिलता रहता है। जब कंटिन्यूसली उनको चार्ज मिलता है तो उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आते, बिकॉज द चार्ज मूव्स कंटिन्यूसली एंड डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। आपका कर्व कब आएगा या ब्रेक कब होगा, यानी आपको कहते हैं कि +2 माइनस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो आपकी क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। अब इसमें कहीं ब्रेक तब होगा ना जब आपका जैसे कि करंट ब्रेक हो गई, या वहाँ पर सडन कुछ ऐसा हो गया कि आपने
हमने स्विच ऑफ कर दिया तो वहाँ पे करंट जो ब्रेक हो गई और फिर स्विच ऑन होते ही डायरेक्टली यहाँ से जंप करके यहाँ चले जाता है, तब ये ब्रेक होता है। बट हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कंटिन्यूस फोर्स उनके ऊपर लगता है, कंटिन्यूस फोर्स लगता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसलिए उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता। एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। अब देखिए हमसे ये क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पढ़ाया भी था हमने आपको कि फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, दो डायरेक्शन शो करेंगी और कभी भी कोई जो है वो कोई पॉइंट एक ही पॉइंट दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकता है। ये देखिए आपका था ना, if two field lines cross each other at a point, then electric field intensity will show two different direction at that point as two different tangent can be drawn। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जाए और यहाँ से क्रॉस कर दे। अब देखिए इस पर टेंजेंट बनाएंगे तो एक इधर का टेंजेंट बनेगा, एक इधर का टेंजेंट, यानी एक इधर की डायरेक्शन शो करेगी और एक इधर की डायरेक्शन शो करेगी। अब क्या एक ही पॉइंट दो डायरेक्शन शो कर सकता है? नहीं। तो इसलिए क्योंकि हमारा अगर हमें कट करेंगी तो दो डिफरेंट टेंजेंट बनेंगे, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज नॉट पॉसिबल, हेंस टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं थोड़ा फास्ट आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मुझे तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो आपको इस सॉल्यूशन दे देती तब भी काम हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए आपको एक बार एक फ्लो में आपको एक तरह से ओवरव्यू दे दूँ, मैं आपको एक तरह से मैं एक बार रीड कर दूँ सारे सॉल्यूशंस को, जिससे कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी तो मैंने आपको चैप्टर इस तरह से पढ़ा दिया है कि आप जो क्वेश्चन देख रहे हो कुछ भी बाहर से नहीं आया, जो आपने अभी चैप्टर से पढ़ के आ रहे हो वही सारे क्वेश्चन है, उन्हीं को ट्रिकी वे में क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला है कि दो पॉइंट चार्जेस आपको दिए हुए हैं, एक क्यू में दिया है, क्यू भी दिया है, दोनों की वैल्यू सेम है, एक 3 माइक्रोकुलाम है, एक -3 माइक्रोकुलाम है और लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। यानी कि आपको ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, +3 दिया है, -3 दिया है और दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एक दूसरे से वैक्यूम में। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसके मिड पॉइंट पे बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मिड पॉइंट पे बताना है, डेट मीन इससे इसके ऊपर कुछ लग रहा होगा, यानी +3 के कारण इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, इस -3 के कारण इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। आप बताइए आप कि प्लस है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी किस डायरेक्शन में लग रही होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा जिस पॉइंट पर लग रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव क्या करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी हमारी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, हमारी इस डायरेक्शन में लगेगी। और बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे E1 किधर से लग रहा है, O to B डायरेक्शन में लग रहा है और जो ये E2 लग रहा है वो O to A डायरेक्शन में लग रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, अब इन दोनों के बीच के मिडिल पॉइंट है, यानी ये 10 है, ये भी 10 है, तो हमारा R पता है 10 है, Q पता है 3 है और आपको जो E2 तो है ये, तो E1 की वैल्यू निकालना है। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में OA का स्क्वायर, यानी कि ये हो गई आपकी क्यू की वैल्यू 3 इंटू माइक्रोकुलाम है, यानी कि 10⁻⁻6, 4πε0 वैसा का वैसे ही। OA जो है हमारी यानी डिस्टेंस कितनी है 10 होगी, तो 10 हो जाएगा, तो इसका 3 इंटू 10⁻6, 4πε0 10 इंटू 10⁻²। अब ये जो आपका 1/4πε0 है उसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9 होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो 9 इंटू 10⁻9 रख देंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू, और ये इतना हो जाएगा, यानी इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप दूसरे वाले को निकाल लो, तो वहाँ भी हमने रखा चार्ज 4πε0 की वैल्यू यानी कि 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगी और OB की जगह आप 10 रख दोगे। आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना। ये जो सॉल्यूशन है ये आपका डायरेक्ट सॉल्व हुआ है, इसलिए बहुत सारे बीच के स्टेप्स जो है वो मिसिंग है, जैसे कि आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालनी है, तो E1 क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यों है। अभी E1 किसकी वजह से लग रहा है, 3 + 3 की वजह से रहा है, तो 3 इंटू 10⁻6 और आपका यहाँ पर अपॉन में OA हो जाएगा। OA कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, यानी इसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁻² का स्क्वायर, और ये 1/4πε0 है, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं -6 इंटू में 9 इंटू 10⁻9 और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 10 इंटू -2 यानी -2 और +1 हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे E2 निकाल लेंगे, E2 की भी वैल्यू सेम आएगी। आप देखोगे कि E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल आएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में है, बाकी इक्वल आएगा क्योंकि सारी वैल्यूज जो है 3 और 3 दोनों सेम है। बट यहाँ पे हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा था, मिड पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E1 निकाल लेंगे, सेम इस तरह से E2 निकाल लेंगे, दोनों इक्वल ही आएगा, और फिर जब दोनों को प्लस करेंगे तब जाके टोटल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी। तो E1 E2 यहाँ से E1 की वैल्यू फिर E2 की वैल्यू दोनों सेम आएगी, दोनों को प्लस कर लेंगे
तो दोनों को प्लस कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों को सेम था तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी ये वैल्यूज पूरी वही है, बस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि देखिए E1 E2 दोनों सेम था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5.4 × 10⁶ आ जाएगा। और ये इसकी जो डायरेक्शन है ये न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, और अलॉन्ग डायरेक्शन क्या हो जाएगी, OB डायरेक्शन की ओर आपका ये जाएगा। Therefore, the electric field at midpoint OA is इतना आ जाएगा along OB। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं क्या कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, वॉट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। यानी कि कह रहा है कि जो आपका ये जो O पॉइंट है, मिडिल पॉइंट जहाँ के हमने बात की कि मिड पॉइंट पर हमने चार्ज को देखा, तो अगर इस जगह पर हम एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दें, अपने से कोई टेस्ट क्यों नाम दे रहे हैं इसमें कि हम उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, तो कोई चार्ज अपने से रख दे जिसका मैग्नीट्यूड इतना होगा तो एट दिस पॉइंट, तो व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि इसके ऊपर हमने एक चार्ज रख दिया, ठीक है। हम यहाँ पर एक चार्ज रख दिया और पता कर रहे हैं कि इसमें बताइए फोर्स कितना लगेगा। तो हमें पता है कि थर्ड चार्ज हम जब रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स निकालना हमें आता है, तो थर्ड चार्ज वाला न्यूमेरिकल लगाते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि उस मिड पॉइंट पर हमारा Q कितना है, अभी जो रखेंगे हम 1.5 × 10⁹ कूलम रखेंगे। E हमें पता है कितना लग रहा है, उस पॉइंट पर इतना लग रहा है, तो F निकालना है। तो यानी फॉर्मूला क्या होता है इनके बीच में रिलेशन, F = QE। तो F = Q हमने ये रख दिया, E निकल गया, तो 8.1 × 10⁻³ न्यूटन वहाँ पर जो है उसको ऐसा फील होगा। बस ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन से बोल रहे हैं क्या सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस, QA दिया हुआ है आपको इतना, QB दिया हुआ है इतना, लोकेटेड एट पॉइंट, ये आपको पॉइंट दिए हुए हैं 0,0 -15 सेंटीमीटर एंड B 0,0 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ द मोमेंट। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल भी पूछ लिया और टोटल चार्ज भी पूछ लिया है आपसे, और क्यों 2 चार्ज आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और 2 पॉइंट्स आपके पास। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपको दिया है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में हमें यही कह रहा था ना कि हमारे पास 2 चार्जेस दिए हुए हैं, QA और QB दिए हुए हैं। QA की भी वैल्यू आपको दे दी है कितना, 2.5 × 10⁻⁷, QB की वैल्यू इतनी दी हुई है। और कह रहा है कि एक A पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस हमारा मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 -15 है, इसकी कोऑर्डिनेट्स 0,0 15 है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है, 15 है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये भी 15 है, ठीक। तो अब ये देखिए एक डायपोल बन रहा है, पहले तो हमें टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज निकालना है तो हमें एट ए पे हमारा QA कितना इतना, एट बी पे QB कितना इतना, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा। तो चार्ज हमने कहा था ना कि चार्ज जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसको डायरेक्टली हम लोग एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं। तो यानी टोटल चार्ज निकालने के लिए दोनों को एल्जेब्रिक सम कर लेंगे, तो QA + QB दोनों को प्लस कर लेंगे, 2.5 × 10⁻⁷ माइनस, तो इन दोनों को यानी कि दोनों आप देख रहे हो कि इक्वल और अपोजिट चार्ज थे, तो माइनस किया, टोटल चार्ज हमारा 0 आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, दूसरा हमें क्या निकालना था, एक तो टोटल चार्ज निकालना था, दूसरा इसका डायपोल मोमेंट निकालना था। डायपोल मोमेंट का आप फॉर्मूला बताइए क्या होता है, P = Q इंटू में उनके बीच की डिस्टेंस D, यही होता है। अब Q यहाँ पर क्या है, QA और QB दोनों की वैल्यू सेम है, यानी 2.5 × 10⁻⁷ ले सकते हैं, तो 2.5 × 10⁻⁷ ले सकते हैं। और D क्या है हमारे पास, तो D इनके बीच की डिस्टेंस यानी 15 + 15 कितना हो गया, 30, तो ये 30 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए हमने क्या किया, 2.5 × 10⁻⁷ और इसको मल्टीप्लाई कर लिया 30 से। 30 हमने यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में था, तो इसलिए इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। ये जो आपका 30 सेंटीमीटर में है, तो चेंज कर लेंगे इसको, तो ये मीटर में हो जाएगा 0.3 मीटर, और 7.5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अलॉन्ग Z एक्सिस हो जाएगी। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, टोटल चार्ज तो आपको आराम से प्लस करना है, निकल जाएगा। और जो ये निकालना है डायपोल मोमेंट, तो P = Q × D होती है। क्यों, और ये देखिए एक डायपोल ही तो बना रहा था, दोनों सेम एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट, ये P की वैल्यू आपको दे रहा है 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर, इज लाइन एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन। अब देखिए आपको यहाँ पर एंगल भी दे रहा है, 30 डिग्री एंगल दे रहा है विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दे रहा है 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क यू एक्टिंग ऑन द डायपोल। अब देखिए आपको क्या क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको P दे दिया, ठीक है, आपको यहाँ से थीटा दे दिया है, आपको यहाँ से E दे दिया है, और आपसे टाउ पूछ रहा है। तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, टाउ = PE sin θ। P भी दिया है, E भी दिया है, sin θ दिया है, आप आराम से निकाल लोगे। तो चलिए देखते हैं।
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको थीटा दिया है 30 डिग्री, आपको पी दिया है 4×10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर, -9 सेंटीमीटर, ई इज इतना दिया है, बस आपको ये वैल्यूज चेंज करनी है। 4×10⁻⁹ हो गया पी आपका सेंटीमीटर में, आपका ये हो गया इंटू 5×10⁴ न्यूटन पर कूलम, साइन 30 डिग्री हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे, देन ये सॉल्व करके आपका ये इतना आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आया था, आई थिंक आपको ये नहीं दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मीटर में होगा आपका, ये डायपोल दिया है आपका, कूलम मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है आपका ये, यानी एमकेएस में ही दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने फॉर्मूले में रखा, पी इंटू में ई की वैल्यू रख दिया, साइन थीटा यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसको सॉल्व किया 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देन उसके बाद आपका जो 12 से क्वेश्चन है, 12 से लेकर 24 क्वेश्चन तक, यानी कि जो 12 क्वेश्चन बचेंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी, क्योंकि एक ही पार्ट में साइन न्यूमेरिकल्स करवा पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसे मैं हम नेक्स्ट वाले जो पार्ट है उसमें मैं लेके आऊँगी। तो चलिए आज लास्ट और एक और 11th क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो अब पॉलीथीन पीस रब विथ वूल, अब देखिए यहाँ पे फिर से वही रबिंग वाला आ रहा है, इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा हो कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें मिल गए कि पॉलीथीन पीस रब विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3×10⁻⁷ कूलम। कह रहा है कि पॉलीथीन पीस को जब हमने वूल से रब यानी ऊन से रब किया तो हमने देखा नेगेटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए और बताइए कौन किससे ट्रांसफर हो रहा होगा। ये आपको कूलम यानी क्यू दे रहा है और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन पूछ रहा है। फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू एन ही होता है, यानी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में ई, क्यू की जगह ये रखेंगे, ई की जगह 1.6 × 10⁻⁹ रखेंगे, आ जाएगा। फ्रॉम विच टू विच बोल रहा है, यानी किससे कौन किस में जाएगा वो भी देख लेते हैं। इस देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या वूल से पॉलीथीन में भी ट्रांसफर होगा। तो आपको पता है कि अगर पॉलीथीन से वूल में हो रहा है तो वूल से पॉलीथीन में तो होगा ही, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। चलिए देख लेते हैं, व्हेन पॉलीथीन इज रब अगेंस्ट वूल, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, हेंस वूल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड पॉलीथीन बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये कह रहा है ना कि यहाँ पर कि विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3×10⁻, यानी पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब पॉलीथीन के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाए। और एक्स्ट्रा चार्जेस कहाँ से आएंगे, यानी वूल ने उसको एक्स्ट्रा चार्ज दिया, तो वूल ने उसको चार्ज दिया, यानी फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन गया होगा चार्ज। और यानी कि आपने कहा था ना कि जब इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मोर हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मोर हो जाते हैं तो हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉलीथीन का था, इसका मतलब कि पॉलीथीन जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, सॉरी पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्यों होगी, यानी वूल भी उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, वूल से पॉलीथीन की ओर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए देखते कितना इलेक्ट्रॉन गया उसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, कहाँ से कहाँ गए वो तो क्लियर हो गया ना। अब कितना गया, तो क्यू इज इक्वल्स टू एन, एन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में ई, तो 3×10⁻⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻19 इतना आ गया, और इतने इलेक्ट्रॉन आपके जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर बी वाला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा था कि क्या उसमें ट्रांसफ़र होगा हमारा, यानी कि वूल से अगर हमारे पॉलीथीन में जा रहा है तो कुछ पॉलीथीन से भी चार्ज वूल में जा रहा होगा। तो यस, आपका जो मास है कंजर्व होता है, यानी दोनों में ट्रांसफर होगा, तो इलेक्ट्रॉन हैज़ मास। अब आपको यहाँ पर बोल रहा है ट्रांसफर होगा, दिस बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास होता है। तो टोटल मास जो ट्रांसफर होगा पॉलीथीन से वूल में वो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू m × n, और इस तरह से आपका ये आ जाएगा। वैसे हमसे ये वाला पार्ट जो है एक्सेप्शनल है, क्योंकि हमें सिर्फ यस दे देंगे तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि उसने हमसे कोई रीज़न नहीं पूछा है, हमसे बस इतना पूछा है कि होगा कि नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज कंजर्व होता है, तो अगर एक से दूसरे में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो दूसरे में सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होगा। बाकी इस पार्ट को आपका एक्सेप्शनल है, आपको करना है करिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा तब भी चलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने 11 क्वेश्चन तक अपना सॉल्व कर लिया है। 12 से लेकर जो 24 तक आपके जो 12 क्वेश्चन बचे हैं वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो लेके आएंगे उसमें हम एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपको वो करवा देंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, गुड लक।